नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियां काफ़ी एक्टिव मोड में है। आज बीजेपी की छोटी टोली यानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने बैठक की है। एक बैठक कल यानी मंगलवार को भी सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी की संयुक्त विधायक दल की हुई थी। कहा तो ये जा रहा है कि इस बैठक में दोनों दलों के विधायकों ने प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा की, लेकिन इस बैठक में कुछ ऐसी जानकारियां भी निकलकर सामने आई हैं कि कुछ विधायकों को ये शिकायत है कि मंत्री उनकी सुन नहीं रहे हैं। उधर कांग्रेस ने आज प्रदेश में पार्टी की युवा इकाई का गठन करने के लिए कार्यक्रम निश्चित किया है, लेकिन कांग्रेस के मुख्य संगठन का गठन का काम अभी शुरू नहीं हो सका है और इसकी वजह सभी को मालूम है कि कांग्रेस सभी की चलती है कांग्रेस में, और यही वजह है कि यहां किसी की नहीं चलती। जी, इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजनीतिक पार्टियों की ओर से जो गेस्ट हैं, प्रवीण अत्रे साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, खालिद चहलका साहब कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगे, अजय गुलिया जी जननायक जनता पार्टी से और संदीप गोयल जी इंडियन नेशनल लोकदल से रहेंगे। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक जो जानकारी आई है कि विधायकों ने कहा कि मंत्रियों को कम से कम, क्योंकि पिछले टर्म में बीजेपी की ओर से यह व्यवस्था बनाई गई थी कि मंगलवार और बुधवार को मंत्री जो हैं वो कार्यकर्ताओं की और विधायकों की सुनेंगे, और इसके लिए उनको मंगलवार और बुधवार चंडीगढ़ में रहना भी निश्चित कर दिया गया था। क्या फिर से वो व्यवस्था नहीं बन सकती है? वजह क्या है अगर विधायकों को ये कहना पड़ रहा है कि हमारी भी सुनी जाए, पार्टी के भीतर हम भी विधायक हैं, हमारे भी काम हो? पहली बात तो ये है प्रदीप जी कि जो आपने ये कहा कि मंत्रियों को ये कहा गया कि मंगलवार और बुधवार को कार्यकर्ताओं की सुने। देखिए, ये तो आपके पिछले ट्रम ये तो आपके पिछले ट्रम में तय हुआ था जब अमित शाह जी 3 दिन के रोहतक दौरे पे आए थे। उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था, जब लगातार शिकायतें आ रही थी कि सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, उसके बाद ये व्यवस्था बनाई थी, उनकी ओर से ही बनाई गई व्यवस्था थी। प्रवीण अत्रे जी, थोड़ा सा मैं जो कह रहा था उसको सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि मंत्री केवल मंगलवार और बुधवार को ही कार्यकर्ताओं की सुन लीजिए। कार्यकर्ताओं की तो उनको हमेशा सुनना, लेकिन कहा यह गया था कि मंगलवार और बुधवार को मंत्री अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिए। और जिस तरह से कोरोना काल आया, इस कोरोना काल के अंदर बहुत सी परिस्थितियों में परिवर्तन आया, बहुत से हमारे कार्यकलाप में परिवर्तन आया, तो हमको उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखना होगा। दूसरी बात एक चीज और कहूंगा, जिस तरह से आपने विधायक दल की मीटिंग और आज छोटी टोली की मीटिंग, दोनों को एक ही समानता में बात की, वो थोड़ा सा अलग विषय है। देखिए, विधायक दल की मीटिंग जो है वो एक सरकार का कार्यक्रम है और छोटी टोली की मीटिंग ये संगठन का कार्यक्रम है, दोनों में अंतर। अब बात आ जाती है जिस विषय पे आप बात करेंगे। देखिए, जब विधायक दल की मीटिंग का तात्पर्य ये होता है कि विधायक अपने जो इलाके हैं, उनके जो हल्के हैं, उनके जो विधानसभा क्षेत्र है, उसके कार्यों के बारे में, वहां पे आ रही कठिनाई के बारे में, नई किसी योजना के बारे में, इन सब विषयों पे चर्चा करें विधायक दल की मीटिंग में। उनको अपने क्षेत्र के अंदर किस तरह के किसी नए प्रोजेक्ट की जरूरत है या पहले जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसकी क्या स्थिति है, अगर उनको कहीं कोई कठिनाई आ रही है तो उसके विषय में बताए। इन सब विषयों पर चर्चा होती है विधायक दल की मीटिंग में। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक अलग बात है। हाँ, ये जरूर है कि इस सरकार ने इस तरह की परिपाटी शुरू की कि विधायकों को बिठा के उनके क्षेत्र के बारे में, राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में और उनके क्षेत्र में हो रहे कार्यों के बारे में चर्चा की जा सके और उसमें और तेज गति लाई जाए। लेकिन जहां तक छोटी टोली की मीटिंग है, वो एक संगठन का काम है और संगठन का काम प्रदेश अध्यक्ष जैसे ओम प्रकाश धनखड़ जी हरियाणा प्रदेश में संगठन के स्तर की राजनीतिक विषय पे चर्चा। प्रवीण अत्रे साहब, संगठन भी तो मजबूत जब ही रहेगा ना, जब वर्कर्स की, विधायक की, एमपीज की सुनी जाएगी, जब ही तो संगठन मजबूत रहेगा। संगठन को मजबूत रखने के लिए काम करवाने होते हैं, और काम जब करवाने होते हैं तो या तो अधिकारी के पास या मंत्री के पास, दो ही लोगों को के पास जाना होता है।
अब दोनों ही नहीं सुनेंगे, विधायक लगातार शिकायत करते रहेंगे तो मुश्किल तो होगी। आप लोगों को कैसे भरोसा दिलवा पाएंगे, प्रदेश की जनता को जो आपको वोट दे के बैठी है, सत्ता में बैठा के बैठी है, उनको कैसे ये लगेगा कि जब विधायक की नहीं सुनी जा रही, विधायक ये कह रहा है कि भाई मंत्री हमारी सुन ले, हमारी पार्टी के, तो फिर एक सवाल तो उठता है ना, चाहे वो संगठन स्तर पे है और चाहे वो लोगों को इससे क्या लेना देना कि संगठन स्तर पे उठ रहा है सवाल या सरकार स्तर पे उठ रहा है सवाल। देखिए प्रदीप जी, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि संसद स्तर पे सवाल उठ रहा है या सरकार के स्तर पे उठ रहा है। मैंने तो केवल ये कहा कि ये दोनों बैठकें इस तरह से अलग अलग, मैंने केवल इतना कहा। दूसरी बात जो सवाल आपने किया कि लोगों को कैसे समझाएंगे, देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सरकार ने जिस तरह से हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था को बदला, इस बात को लोगों ने समझा और 2019 में दोबारा सरकार बनाई, क्योंकि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो सरकार है लगातार राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का काम कर रही है। जिस व्यवस्था में पहले प्रदेश में राजनीति होती थी, जिस तरह की स्थिति पहले थी, उसको पूरी तरह से बदल दिया मनोहर लाल ने। पहले भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति होती थी, लेकिन आज राजनीति होती है मुद्दों की, आज विकास की राजनीति होती है। ये वो सरकार है जिसने 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर समान विकास किया। बाकायदा आपको याद होगा जब सरकार 2019 में बनी, सभी विधायकों को बुला के उनको ये बात स्पष्ट कर दी कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर 5 करोड़ रुपए तक के काम हो रहा। प्रवीण अत्रे जी, आज का विषय मैंने इसीलिए ये चुना है क्योंकि 2-3 दिन से सभी पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा कुछ एक्टिव दिखाई दे रही थी। एक बार देखें मगर किसके भीतर क्या चल रहा है। मैं कांग्रेस से एक सवाल करना चाहूंगा। आज प्रदेश की युवा इकाई के गठन के लिए आपने जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है, एक अलग बात है। आपके मुख्य संगठन की जो गठन को लेके जो प्रक्रिया शुरू होनी थी वो इलेक्शन से पहले भी नहीं हो पाई, 2019 से 2021 में आ गए, आप लोग तब भी नहीं कर पाए। आप लोग सवाल तो तमाम तरीके के उठा लेते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस तो उस संतरे की तरह है जो ऊपर से देखने में भले ही एक लगे लेकिन अंदर फाड़ ही फाड़ है। लेकिन अब तो इसका छिलका भी उतर चुका है, अब तो इसकी फाड़ सब अलग अलग दिखाई देने लगी है। दबा साहब, वो आपका सोचना और आपका मानना है। जी। अभी जो हमारे प्रवीण साहब भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार जो है प्रदेश में विकास की सरकार बनी है। आपको बता देता हूं 2014 में जो सरकारें बनी देश और प्रदेश में, दबा साहब वो सरकारें यूं बनी देश को और प्रदेश को बहुत देखिए आज संगठनों के भीतर की बात चल रही है। खालिद साहब, आज संगठनों के भीतर की बात चल रही है। आज प्रवीण अत्रे साहब ने भी खुल के बोला है, आप भी खुल के बोलिए। वजह बताइए क्या है? 2019 से लेके 2021 आ गया, आपके संगठन का गठन नहीं हो रहा है। खुल के ही बोलूंगा। आपको एक बात बता देता हूं मैं कि पूरे 2 वर्ष होने को आए आदरणीय हमारी कांग्रेस अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी को, और उनका लगातार ध्यान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पर, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को एक दौर में जोड़ने पर लगा रखा है। और धीरे धीरे सारे प्रोसेस जारी हैं। ऑब्जर्वर्स हर जिले में जा चुके हैं, हर विधानसभा में जा चुके हैं। उनका सीधा ये टारगेट है कि अच्छे कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पे कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं कि जैसे लोगों से भाजपा भर गई है, उधर से जो ये क्या कहते हैं बंदर जो ये मेंढक की तरह फुदक कर उधर लोग चले गए। वो कहते हैं कि जो जमीनी स्तर पे जो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको एक तरह से उनको समझने के लिए, और 2014 से पहले तक, 2014 के बाद भी तंवर साहब रहे, अब शैलजा जी आ गई। आप कार्यकर्ताओं को ही नहीं पहचान पा रहे तो फिर क्या पार्टी है भाई? कांग्रेस नहीं, ये पार्टी का जहां तक आपको सवाल है, पार्टी तो नवाज साहब 100 साल पुरानी पार्टी है और कांग्रेस का मैं तो संगठन की पहचान की बात कर रहा हूं ना। अगर संगठन नहीं पहचान पा रहा है तो फिर क्या सवाल उठाए बताओ? एक अच्छे कार्यकर्ता को अच्छी जगह बैठाने के लिए एक समय तो लगता है। परिवार में कोई भी किसी चीज की जिम्मेवारी देने के लिए किसी को कुछ चीजें, परिवार भी मंथन करता है किसी का भी, और पार्टी इसमें मंथन कर रही है। हमारे जो इंचार्ज हैं आदरणीय बंसल साहब और हमारी अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी और नेता प्रतिपक्ष, सब लोग एक अच्छा सामंजस्य बिठाकर एक अच्छा संगठन देने के, अच्छा कांग्रेस पार्टी का एक हमारे साथ संदीप गोयत साहब इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ गए और अजय गुलिया साहब जननायक जनता पार्टी से जुड़ गए। गोयत साहब, आज मेरा आपसे एक सवाल है। 2 दिन पहले चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण हुआ और आज आप लोगों ने उसको गंगा जल से धोया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उसका अनावरण किया था। अब आप भी कहते हैं कि नीतियां हमारी देवीलाल वाली हैं।
जननायक जनता पार्टी भी कहती है कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेके ही यह पार्टी आगे बढ़ रही है। जब नीतियां एक हैं तो देवीलाल को लेकर विरोध क्यों है? देखिए डमाज साहब, चौधरी देवीलाल की नीति केवल और केवल चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ खुद इंडियन नेशनल लोकदल ही फॉलो कर रही है। जी। बात है जननायक जनता पार्टी को एक गुब्बारे की तरह चौधरी देवीलाल के नाम का इस्तेमाल कर लोगों की आंख में धूल झोंककर लोगों के वोटों को ठग कर दीनदयाल की नीति वाली भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर बैठ गए और उनका समर्थन करके प्रदेश के अंदर लगभग 9 घोटालों में ये शामिल रहे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार की पार्टी जो न्यायिक शराब घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले, 9 धान घोटाले, 9 घोटाले में जो शामिल हो, कम से कम उन्हें चौधरी देवीलाल जैसे पुण्य आत्मा का नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी। इस प्रकार की नीतियां चौधरी देवीलाल जी की नहीं थी। चौधरी देवीलाल जी कहते हैं लोकलाज से चलता है। आज इन्होंने लोकलाज को बेच खाई, किसानों को पीटा जा रहा है, आंसू के गोले फेंके जा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं और किसान प्रताड़ित 8-9 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा के हर टोल के ऊपर बैठा है। किसान की सूझबूझ न लेकर इनके जननायक जनता पार्टी के विधायक किसानों को गाली देने का काम कर रहे हैं। बोलिए गुलिया साहब, आपका तो देवीलाल की नीतियों से, चौधरी देवीलाल की नीतियों से कोई लेना नहीं देना नहीं, आप खाम का अपना दावा कर रहे हैं। ये देवीलाल की पार्टी तो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल है, ये संदीप गोयत साहब का कहना है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं वैसे तो टिप्पणी करना नहीं चाह रहा था इस विषय पर, लेकिन जब इन्होंने इस प्रकार की बातें रखी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए चौधरी देवीलाल जी या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पहले भी भाजपा के साथ सरकारें चलाई। अब यही बात दूसरी, जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप ये लगा रहे हैं, मैं इनको एक बात क्या देना चाहता हूँ। तो देवीलाल जी तो वो शख्सियत थे कि जिनके ऊपर ना सिर्फ हरियाणा, ना किसी परिवार का, बल्कि पूरे भारतवर्ष उनको अपना मानता था। और जो उनकी प्रतिमा का अपमान इन लोगों ने किया है, जिस प्रकार से उनका अपमान इन लोगों ने किया है, मैं उसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार है, पहली बार 8 फसलें एमएसपी पर खरीदी गई। देखिए 77 लाख रुपए का ब्याज किसान को मिला। पहले किसान की पेमेंट अगर सरकार को देनी होती या किसी बैंक को देनी होती, वो लेट होती तो किसान को ब्याज देना पड़ता था। लेकिन हरियाणा प्रदेश की समूचे भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने अपनी पेमेंट लेट होने पे किसान को ब्याज दिया। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन 77 लाख रुपए ही सही, शुरुआत की अच्छी। बाजरे की खरीद जब से 1 नवंबर 1966 से हरियाणा प्रदेश बना है, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बाजरे की खरीद इस मौजूदा सरकार ने करी। ये फैसले किसान हितैषी है, किसान विरोधी है जी। किसान हितैषी फैसले इसलिए जेजेपी शामिल हुई है क्योंकि नीतियों पे चल रही है चौधरी देवीलाल जी की। परवीन अत्रे साहब, बड़ा सीधा सा एक सवाल फिर से उठ रहा है। 2014 से 2019 तक घिरी रही थी भारतीय जनता पार्टी, जब आप पूरी तरह खुद से सत्ता में थे। उस वक्त भी ये था कि मंत्रियों और सांसदों की लगातार शिकायतें थी कि अधिकारी नहीं सुन रहे, निरंकुश। फिर उसके बाद आपकी ओर से कहा गया कि ये पिछली सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सुन के राजी नहीं है, उनको लाइन पे लेके आया जा रहा है। यहाँ तक भी हुआ कि विधायक की पोस्ट जो है वो बताई जाने लगी अफसरों को कि आप अगर प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब लोग ये जानना चाहते हैं सर कि 2024 में काफ़ी टाइम नहीं बचा है, अगर काम नहीं होंगे, विधायक जो है वेट करते रहेंगे मंत्रियों के बाहर बैठ के, तो दिक्कत होगी सर। ये प्रदीप जी, आपका सवाल का एक उदाहरण देके बता दूं जी। आप इसको केवल भारतीय जनता पार्टी या जेजेपी के संदर्भ में न देखें जी। कुछ अधिकारी या मैं कहूँगा कुछ व्यक्ति पूर्व ग्रह से ग्रसित होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी जी जी। पिछले पहले ओवर में इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक थे परविंदर ढोलसा। आपको याद होगा चीन के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में वो गए बतौर विधायक, लेकिन उनको ऐतराज ये था कि डिप्टी कमिश्नर ने प्रोटोकॉल के तहत उनके साथ व्यवहार नहीं किया। और आपको ये भी याद होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थे, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, विधानसभा स्पीकर कंवर पाल जी थे,
और उस वक्त सरकार ने किस तरह का सख्त कदम उठाया था डेप्यूटी कमिश्नर साहब को ये बताने के लिए कि विधायक का प्रोटोकॉल जो है वो आपसे बड़ा है। तो ये केवल एक पार्टी के संदर्भ में हम ना बात करें, इसलिए मैंने उदाहरण जो है कि नेशनल लोकदल के विधायक है। लेकिन एक बात आपको समझनी है, वो ये रहा है कि जो हमारे विरोधी दल है उनका राजनीतिक दिवालियेपन की सीमा ये हो चुकी है कि जब आप उनसे सवाल पार्टी के संदर्भ में पूछते हैं तो वो पार्टी के संदर्भ में बात न करके दाएं बाएं की बात करते हैं। पहले तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता को कहूंगा, जिस तरह से उन्होंने कहा दीनदयाल उपाध्याय की राजनीति की गोद में, देखिए सम्मान से नाम लीजिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वर्गीय, जिनकी विचारधारा को देश की जनता ने 330 सीट देकर सत्ता सौंपी, थोड़ा सम्मान से बात कीजिए। और ये आप जैसे आरोप लगा रहे हैं, आरोप के तरह बात कर रहे हैं। आप 1970 में, 1980 में, 1999 में, 2000 में आप भी तो उस विचारधारा के साथ जाते हैं। ये बात कम से कम अपने पीने के नीचे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी एक ऐसा राजनीतिक दल जो पिछले 2 साल से कार्यकारी अध्यक्ष से काम चला रहा है, वो राजनीतिक दल जो 2 साल से पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बना सका, और वो ये कहता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी भर गई, बिल्कुल ठीक बात है आपकी साहब, हम तो मान रहे हैं हम भर गई, लेकिन कांग्रेस खाली हो गई। सोचना आपको ये था कि कांग्रेस खाली क्यों हो रही है, क्या वजह है कि लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, क्या वजह है कि जनता कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही है। आप उस विषय में अगर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे तो वो आपके पार्टी के हित में होगा। आप अपनी पार्टी की बात करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के विषय में बात लगे करने, तो कम से कम प्रदेश की जनता को ये जरूर बता दीजिए कि क्या वजह है कि चिदम्बरम साहब ये कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो धारा 370 को वापस लगा देंगे। ये भी बताइए कि क्या वजह है जिंदगी में यही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। 75 पार का नारा लेकर अपने आप 75 पार का नारा लेकर हरियाणा में उतरे थे। हरियाणा ने आपको क्या जवाब देखा, प्रदेश में देखा, आपको अपना बहुमत बनाना मुश्किल हो गया और आपने सौदेबाजी करके। लेकिन सवाल तो है ना, सवाल तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया आपसे भी पूछा जाएगा ना खालिद साहब। सवाल तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया आपसे भी पूछा जाएगा। दक्षिण हरियाणा में चले जाएं तो अलग कांग्रेस दिखती है, उत्तर हरियाणा में अंबाला साइड में चले जाएं तो अलग कांग्रेस दिखती है, भिवानी साइड में चले जाए तो अलग कांग्रेस दिखती है। आप कहते हैं कि कांग्रेस एक है, एक होती तो अब तक 2014 से लेके 2021 तक आपके संगठन का गठन नहीं हो गया होता। देखिए आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ कि संगठन का गठन हमारा अपना प्रोसेस है और हम जिसको बहुत जल्दी हरियाणा की जनता को हम देंगे, संगठन के लोगों को। लेकिन आपको बता देता हूँ जहां तक अभी आपके कार्यकर्ता हताश हो चुके हैं खालिद साहब, आपके कार्यकर्ता हताश हो चुके हैं। दबाव साहब एक मिनट, जहाँ तक परवीन अत्रे साहब कह रहे थे आपको बता देता हूँ, गुड़गांव के माननीय सांसद श्री अंतरजीत जी, भिवानी के सांसद माननीय धर्मवीर जी इस तरह की सरकार के खिलाफ बात करेंगे, उनको भी सोचना चाहिए। और जहाँ तक हमारे दिवालियेपन का सवाल है, वो 75 पार का नारा लेकर हरियाणा में आए थे और हरियाणा की जनता ने उनको बहुमत तक नहीं दिया। ये उनके एकजुट होने का, उनके प्रोग्रेसिव होने का सबूत है। ये अलग बात है कि वो बीजेपी के साथ सौदेबाजी करके हरियाणा के हितों को सौदा करके प्रदेश में सरकार बना लेते हैं, ये अलग बात है। इसका जवाब हरियाणा की जनता को आने वाले समय में देगी। हमारा संगठन है, हमारा संगठन इस प्रदेश का हर व्यक्ति है। आपको बता देता हूँ जो इनको सरकार से बाहर करने के लिए उतावला है, भाजपा को उतावला है, वो ये प्रदेश का एक व्यक्ति, इस प्रदेश का एक व्यक्ति हरियाणा की जनता भाजपा और बीजेपी को इस प्रदेश से बाहर करने के लिए उतावला है। वो हमारा संगठन है, हर गाँव में हमारे लोग हैं, हर गाँव का। क्या बात कर रहे हो खालिद साहब, प्रदेश में एक आपके प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कोई पद नहीं किसी के पास, आप दावे तमाम तरीके के बड़े बड़े कर रहे हैं। दावे, जहां तक दावों का सवाल है प्रदीप दबा साहब, दावे ऐसे ही नहीं है। कांग्रेस, मैंने आपसे सुबह भी कहा कि कांग्रेस का इतिहास देखिए, कितनी पुरानी पार्टी है और बहुत बड़ा परिवार है। कुछ चीजें अगर आपको लगती है तो वो आपका नजरिया है, लेकिन कांग्रेस का एक ही नजरिया है कि हरियाणा और प्रदेश के हितों की बात करनी है। इस परिवारवाद की वजह से ही तो कांग्रेस पे सवाल ज्यादा उठते हैं साहब जी। इस परिवारवाद के सवाल पे ही तो सवाल उठते हैं हमेशा कांग्रेस पे। कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद नहीं है, वो आपका नजरिया हो सकता है। कांग्रेस में परिवारवाद आपको देखना है तो आप देख लीजिए, परिवारवाद आपको देखना है तो आप देख लीजिए। गोयल साहब, परिवारवाद देखना तो गोयल साहब, आज तो चौटाला साहब की सजा पूरी हो गई है, बाहर भी आ गए, वैसे तो आए हुए हैं वो।
अब लगता आपको कि पार्टी कुछ बेहतर कर पाएगी? जो झटका लगा था पिछले दिनों पार्टी को, उसके बाद चौटाला साहब के आने के बाद कुछ उम्मीद लग रही है आपको? देखिए दबाव साहब, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने पार्टी के संगठन को बरकरार रखा है और पार्टी ने विपरीत परिस्थितियों में भी संगठन को बढ़ोतरी देने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में पार्टी संभवतः आगे कदम बढ़ाएगी और मजबूती के साथ आएगी। अब मैं भारतीय जनता पार्टी, आपको कुछ ऐसा एहसास भी हो रहा है? आपने जो पत्र लिखा है इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव जल्दी करवाने के लिए, आपने एक खत भी लिखा, आपकी पार्टी की ओर से लिखा गया है, आपको कुछ ये एहसास हो रहा है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है? दबाव साहब, पार्टी की तरफ से नहीं है, पहले तो मैं ये करेक्ट करना चाहता हूँ। उसमें पार्टी की तरफ से कोई भी पत्र नहीं है। ये केवल और केवल इलाहाबाद हल्के के जो क्षेत्रवासी हैं उन लोगों की हाईकोर्ट में भी आपने डाला है? हाँ, मैंने खुद किया है। मैं को पार्टी की हैसियत से नहीं किया, एज एन एडवोकेट मैंने वो पत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा। तो आप थोड़ा पार्टी को ना डालें यहाँ पर। यहाँ एक इंडिविजुअल वहाँ के क्षेत्रीय लोगों की मांग थी, भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे तो आप बैठे हैं साहब अभी। साहब, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे तो आप बैठे हैं। नहीं, प्रवक्ता के तौर पर मैंने लीगल नोटिस नहीं दिया, एज एन एडवोकेट दिया है जी। और दबाव साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल करना चाहूंगा जो बात करते हैं कि हमने राजनीतिक व्यवस्थाओं को बदलने का काम किया है। पहले तो सच में इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था बदल दी। पहले तो चौटाला सरकार आपके द्वार पर होती थी, अब तो भारतीय जनता पार्टी। नहीं, सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि जो है जानबूझ के देरी की जा रही है इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव में, या आपको ये लग रहा है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है इस्तीफा देके जल्दबाजी में? देखिए डबाज साहब, मैं उस पॉइंट पर भी थोड़ा आपको लाना चाहूंगा। 27 जनवरी को चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने किसानों के समर्थन में त्याग पत्र दिया और 6 महीने का टाइम होता है किसी भी विधानसभा चुनाव को करवाने के लिए। सेक्शन 151A पीपल रिप्रेजेंटेशन जुलाई में 6 महीने पूरे होंगे और उसमें 27 जुलाई में 6 महीने पूरे होते हैं और उस प्रक्रिया में 42 दिन लगते हैं और 27 दिन आप वो घटा लीजिए, 15 दिन जून के महीने के घटा लीजिए। 15 जून के आसपास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिफिकेशन जारी कर देनी चाहिए थी, लेकिन आज तक इन्होंने नहीं की और वो डिले करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार इसलिए डिले करवा रही है कि आज किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, आज आमजन महंगाई से परेशान है, आज गृहिणी सिलेंडर की महंगी दरों से परेशान है, हर परिवार का बजट बिगड़ा हुआ है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी में हरियाणा पूरे भारत में नंबर 1 बना हुआ है। चारों तरफ से प्रदेश के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और खासकर इलाहाबाद इलाके की जनता, वहाँ के लोगों की तो सूद बूद इन्होंने 7 साल से नहीं ली और अब जो मुद्दे जो स्थानीय जो उन्होंने प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है तो जाए कहाँ? विधानसभा के अंदर आवाज बुलंद करे तो उनको रिप्रेजेंटेशन। देखिए परवीन अत्रे साहब, बड़े आरोप है ये। परवीन अत्रे साहब, सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि आप लोग इलेक्शन डिले करवा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, इलाके का प्रतिनिधित्व हो नहीं पा रहा, इसकी वजह से लोग परेशान है, विकास नहीं हो रहा, आप रोड अटका रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। देखिए प्रदेश की 2 बातें हैं। मैं नहीं चाहता कि प्रदेश की जनता में गलत जानकारी जाए। यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता वकील होने के बावजूद बिल्कुल गलत जानकारी एक मिनट अत्रे साहब, एक मिनट, एक बात और कह रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए गोयल साहब, अपनी बात करिए, एक लाइन में बोलिएगा अत्रे साहब। गोयल साहब एक लाइन में बोलिए, मैं अत्रे जी के पास जाऊंगा उसके बाद। जी, मैं ये कह रहा था राजनीतिक व्यवस्था बदलने की बात इन्होंने की कि हमने राजनीतिक व्यवस्था बदली है। वास्तव में इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था बदल दी। पहले सरकार आपके द्वारा होती थी, अब भारतीय जनता पार्टी खुद के द्वारा। ठीक है, उसका जवाब ले लेते हैं। पहले इसका जवाब ले लीजिए जो आपने आरोप लगाया। गोयल साहब सुन लीजिए, आपके आरोप पे परवीन जी बोल रहे हैं, आपके आरोप पे परवीन जी बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। गोयल साहब सुन लीजिए, आपके आरोपों पे ही आ रहे हैं। देखिए ऐसा है, एक तो यहाँ पे गलत जानकारी और वो भी वकील होने के बावजूद। पहली बात तो ये है कि चुनाव करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं होगी। नंबर 1। दूसरी बात ये कहते हैं कि साहब 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई सीट खाली होती है
उपचुनाव होता है तो 6 महीने का टाइम होता है। लेकिन ये भी जानते हैं वकील होने के नाते कि विशेष परिस्थितियों में चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि उसको आगे खिसकाया जा सके। विशेष परिस्थितियां क्या, कानून व्यवस्था की परिस्थिति हो सकती है, बीमारी और महामारी की परिस्थिति हो सकती है, ये तो जानते हैं, सारा कानून में प्रावधान है। और जो चुनाव आयोग है स्वायत्त संस्था है, वो किसी सरकार के अधीन नहीं होती। जिस तरह से कोरोना की महामारी आई और चुनाव आयोग जो है उसके हिसाब से निर्णय लेगा। हालांकि मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं केवल इसलिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि जनता के बीच में सही जानकारी जानना जरूरी है। गलत जानकारी ठीक नहीं है। ये सब बातें संदीप जी जानते हैं और होती, लेकिन केवल राजनीति के लिए और उसके लिए दोष किसके ऊपर डाल रहे हैं, सरकार के ऊपर। जबकि चुनाव आयोग और सरकार का आपस में क्या संबंध है भाई? कोई संबंध नहीं है। चुनाव करवाना है चुनाव आयोग ने, और चुनाव आयोग के पास संविधान के अंदर जो अधिकार दिए हुए हैं, जो कानून में व्यवस्था है, वो उसके हिसाब से चल सकता है। उससे बाहर चुनाव आयोग नहीं जा सकता, उसके लिए कोर्स बनी हुई है। तो ये सारी चीजें ये जानते हैं। अब बात आती है जो ये कह रहे थे कि 7 में व्यवस्था बदली है। देखिए, मैं चाहता नहीं था प्रदीप जी कि मैं कोई इस तरह की बात करूं। हमारे प्रदेश में एक समय ऐसा देखा गया कि जो मुख्यमंत्री बना उसने एक बेटे को मंत्री बनाया और अपने भतीजे को वैसी बनाया, अपने दामाद को चेयरमैन बनाया। मतलब परिवार के 11 लोग उस सरकार के अंदर हिस्सेदार थे। एक ऐसा हालात है इस प्रदेश में। और आज हालात ये है कि एक छोटा किसान जो मात्र 3 एकड़ का किसान है, जिनको तकलीफ होनी शुरू हुई, तो आपको तकलीफ होनी नहीं शुरू हुई। मैंने तो कोई नाम नहीं दिया भाई, आपको तकलीफ होनी नहीं शुरू हुई। प्रतिदिन से पूछिए कि इस बात से इनको तकलीफ होनी क्यों शुरू हुई, इनसे पूछिए क्यों तकलीफ होनी शुरू हुई। मैंने तो कोई नाम नहीं दिया, मैं तो ये बात प्रदेश की जनता में छोड़ दी कि इसका फैसला प्रदेश की जनता करेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आज हालात ये है कि एक गरीब किसान परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है जो मात्र 3 एकड़ की खेती करता है, वो तो इनको किसान नहीं लगता, लेकिन काम किया है जो हजारों एकड़ के मालिक है उनको ये कहते हैं कि किसान है। अब ये किसानों को आप खालिस्तानी देते हैं, किसानों को आप आतंकवादी देते हैं, किसानों को आप अपराधी देते हैं, किसानों को आप हत्यारा देते हैं। आप किसानों को समाज को मिलाने के लिए संगठन पर आपने लोगों को खड़ा कर दिया है। ये आपकी सरकार की राजनीति है। लोग आपसे चलिए मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ। मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ और कांग्रेस के पास जाता हूँ। खालिद साहब, मेरा जो सवाल बीजेपी से था, भारतीय जनता पार्टी से था कि अगर मंत्रियों की नहीं सुनी जाएगी तो लोग कैसे भरोसा करेंगे, ये सवाल आपसे भी तो है। जब आपकी पार्टी में संगठन ही नहीं बना होगा, आपके पदाधिकारी ही नहीं होंगे, तो को क्या पड़ी है? पिछले 10 साल से आपका संगठन नहीं है। आप किसको कहेंगे कि आप इस हैसियत से ये काम कीजिए या लोगों के साथ जुड़िए या लोगों को जोड़ने का काम कीजिए? आप किस हैसियत से उन लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे? प्रदीप जी, अभी पीछे आपने और पूरे देश में देखा कि जिस तरह की कोरोना की महामारी में सरकारें झेल रही, हरियाणा और हमारे देश की, और उसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता संगठन तो पीछे भी नहीं है, अभी बनने को तैयार है। आप आज मैडम ने बोला है कि बिल्कुल आखिरी उसमें चल रहा है प्रोसेस में, संगठन हमारा बन जाएगा। लेकिन जब ये कोरोना की महामारी रही तो हर गली, हर शहर, हर कस्बे में कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा था लोगों के साथ। वो कांग्रेस की है जो एक दूसरे का हाथ पकड़ इस गली गली में लोगों को मदद दे रहे थे और लोगों के लिए हौसला बढ़ा रहे थे। कांग्रेस का कार्यकर्ता ये कोई पूरे देश में नहीं कह सकता कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कतार अगर किसी देश में और किसी प्रदेश में कहीं देखी नहीं गई हो या लोगों के साथ नहीं जुड़े हो, तो यहाँ आपको आइडेंटिफाई करने की बजाय कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस आपके नेता ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि ढंग के कार्यकर्ता कौन है जिनको पद दिया जा सके। कौन कहता है कि नेता नहीं ढूंढ पाए? हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा और हमारे प्रभारी बंसल साहब और प्रदेश की तमाम सीनियर लीडरशिप रोजाना इस सब चीज पे बहुत जल्दी चर्चा करके प्रदेश को एक बहुत अच्छा संगठन आखिरी के 30 सेकंड में मैं अजय गुलिया जी की एक प्रतिक्रिया लेता हूं चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेके और गंगा जल से मूर्ति साफ करने को लेके। गुलिया साहब, आखिरी 30 सेकंड है, 10 सेकंड आपके पास है, बोलिए। देश शर्मनाक है और ताऊ देवीलाल ना किसी पार्टी के ना किसी परिवार के बल्कि समूचे भारतवर्ष के किसान कमेरे वर्ग के थे, नेता थे, सब सर्वाध्य नेता थे, सब उनको मानते थे। अब दूसरी बात ये रही नीतियों की बात को लेकर के, तो प्रदीप डवास जी मैं कहना चाहता हूँ
कि 18 महीने के कार्यकाल में 500 रुपए पेंशन बढ़ाई, सबसे ज्यादा बाजरा खरीदा, आज फसलें एमएसपी पे खरीदी। ये अपने आप तय कर देता जी है जी कि जी कौन सा देवीलाल देवीलाल की नीतियों पे जेजेपी चलने की पूरी कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल सीधा सा, क्या विधायकों की शिकायतें जल्दी दूर होंगी ताकि लोगों का भरोसा बना रहे? देखिए, ऐसा है प्रदीप जी कि किस विधायक ने शिकायत की मेरी जानकारी में तो नहीं है। अगर आपकी जानकारी में है तो आप जरूर बताइए, फिर मैं उसके ऊपर बात करूंगा। सबकी जानकारी में, आपकी में भी है, अखबारों में भी छप चुका, टीवी में भी आ आप गया। नाम बताइए, मैं बात करूंगा। अखबारों में तो नवाज साहब बयान दिया है। बात करूंगा। कांग्रेस बिल्कुल ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने कोरोना काल में मदद पहुंचाई। देखिए, खालसा एक एनजीओ है जो खालिस्तान का समर्थन करती है। उसके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दीपेंद्र हुड्डा की टीम बांट रही थी, ये तो उन्होंने मदद पहुंचाई। दूसरी बात, जब 21 जून को पूरे देश में महा वैक्सीन की ड्राइव चली गई, जब हरियाणा प्रदेश में एक दिन में 6.25 लाख डोज लगाई, तो कांग्रेस शासित प्रदेश पंजाब 80,000 डोज लगाता है, छत्तीसगढ़ 81,000 डोज लगाता है, राजस्थान। गोयल साहब आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, फिर खत्म करूंगा। देखिए नवाज साहब आप भी देखिए, एक बार इनको तो करिए, इनका स्टार्ट हो गया से ज्यादा नहीं। बोलिए गोयल साहब, बोलिए। नवाज साहब एक बार इनको कुछ कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज किसान ना तो गठबंधन के विधायकों की सुन रही है, ना विधायकों के मंत्री अधिकारी सुन रहे हैं, ना अधिकारी और मंत्रियों की मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। मतलब ये चल क्या रहा है? मन की बात जनता की सुनने की बजाय खुद की मन की बात थोप रहे हैं, और देश के अंदर इन्होंने इस प्रकार से राजकता का माहौल बना रखा है, भाईचारा बिगाड़ने का माहौल बना रखा है। इनको चाहिए कि आज प्रदेश के अंदर एक यूनाइटेड तरीके से हर आम आदमी की समस्या को सुलझाने का काम करे, खासकर तौर पर विशेष तौर पर किसानों की। खालिद साहब 10 साल से जो कार्यकर्ता लगे हुए, जो 20 साल की उम्र में लगा था, आज 30 का हो चुका, उसकी उम्मीदें पूरी होंगी नहीं होंगी? कुछ मिलेगा उसे? नहीं, उम्मीद हमने नवाज साहब इस हरियाणा की जनता की और देश के लोगों की करनी है। कार्यकर्ता की उम्मीदें क्या है? कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि इस देश और प्रदेश के लोगों की आवाज बनेंगे। फिर तो जुड़े रहे आपके साथ, जुड़े रहेंगे आपके साथ। परिवार से हूँ, मैं भी एक बहुत सामान्य परिवार से हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य और मुख्य हमारा जो अपना उद्देश्य हमारा ये कि हम किसी भी तरह अपने गांव मोहल्ले और अपने प्रदेश के लोगों की आवाज बने, यही हमारी संभावना है इस प्रदेश के लोगों। जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विधायकों की अगर कोई शिकायत होगी तो जल्दी दूर की जाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल कह रही है कि सरकार किसी के लिए कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि संगठन का गठन जल्दी कर लिया जाएगा, लेकिन 2014 से लेकर 2021 तक हम देख चुके हैं, देखते हैं वो जल्दी कितनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।